हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो है 17 जो था तारे एवं सौर परिवार, चैप्टर नंबर 17 हमारा तारे एवं सौर परिवार। और उसमें हमने अब तक पढ़ लिया था कि सौर तंत्र क्या है, सौर परिवार क्या होते हैं, ग्रह क्या है और उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना था एक एक ग्रह के बारे में और उसके उपग्रहों के बारे में। तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम सभी ग्रहों के बारे में पढ़ना। सूर्य के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब फटाफट से हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहला ग्रह आता है हमारा बुध। तो बुध की जब बात की जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि बुध जो है वो सभी ग्रहों में से सबसे छोटे आकार का ग्रह है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इतना छोटा है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत पास में है, बहुत छोटा है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। और चौथी चीज़ ये है इसके बारे में कि इसका प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो सूर्य की चकाचौंध में ये छिप जाता है। ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा और उस प्रकाश में अगर हम कोई छोटी सी बॉल रख देंगे और दूर से उसे देखेंगे तो वो छोटी सी बॉल हमें दिखाई नहीं देगी। इस वजह से, और सूर्य का प्रकाश तो बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य की तरफ हम देख ही नहीं सकते यहाँ से भी, तो बुध जो है उसकी चकाचौंध में छुप जाता है, तो बुध की तरफ जो है प्रेक्षण करना कठिन होता है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो चार चीजें इसके क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं शुक्र के बारे में। तो आपको पता है कि पृथ्वी के दो पड़ोसी हैं। मैंने कल बताया था आपको कि पृथ्वी के दो पड़ोसी हैं, मंगल और शुक्र। ठीक है, तो मंगल और शुक्र में से देखा जाए तो दो पड़ोसियों में से ज्यादा नजदीक कौन है, तो मैं बता दूं ज्यादा नजदीक आपका शुक्र है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा सूर्योदय होने वाला होता है तो सूर्योदय से थोड़ा टाइम पहले जो है हमें शुक्र जो तारा है वो दिखाई देता, शुक्र ग्रह दिखाई देता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद शुक्र दिखाई देता है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि यह कभी कभी सूर्योदय से पहले पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद ये क्या दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद जो है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि सूर्योदय कहाँ से होगा, पूर्व में होगा, और सूर्यास्त के बाद कहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लीजिए, पश्चिम में दिखाई देता है, क्योंकि सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में, तो सूर्योदय के समय पूर्व में दिखाई देगा और सूर्यास्त के थोड़े टाइम बाद ये हमारे को पश्चिम में दिखाई देता है। अब देखिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभात तारा या संध्या तारा भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। पृथ्वी का पड़ोसी है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरी चीज कि सूर्योदय से थोड़ा टाइम पहले और सूर्यास्त के थोड़ा टाइम बाद उनकी दिशाओं में दिखाई देता है। सूर्योदय पूर्व में होता है तो पूर्व में दिखाई देगा, सूर्यास्त पश्चिम में होता है तो पश्चिम में दिखाई देगा। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब दो ग्रहों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद है कि रात्रि में सबसे अधिक चमकीला ग्रह यही होता है, रात्रि में बहुत ज्यादा चमकता है। और इसी के साथ साथ इसकी एक और खास बात है कि ये जो है ना, ये पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। ठीक है ना, कि जो हमारा शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। अब आपके माइंड में आएगा कि पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है, क्या मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरफ घूर्णन करती है, बताइए जरा। कि सिंपल सी बात है, पृथ्वी जो है ना हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। सिंपल सी बात है कि आप सिंपल सी बात एक चीज़ समझ के देखिए कि पूर्व अगर देखें तो कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, और इधर देखें तो ये हो गई पश्चिम दिशा। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी मान लीजिए कि आप इस डॉट पर खड़े हैं, आप इस डॉट पर खड़े हैं जो मेरे हाथ पर लगा है, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। और सूर्य तो अपनी जगह पर खड़ा है ना, सूर्य अपनी जगह पर खड़ा है, तो ये जैसे ही सूर्य के सामने आएगी वैसे ही इसका पूर्व वाला सिरा और इसका पश्चिम वाला सिरा, कौन सा पहले सामने आएगा, पूर्व वाला सिरा सामने आएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि पूर्व से सूर्योदय हुआ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और सूर्यास्त
कहाँ से होता है, पश्चिम की साइड में आकर के हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जब सूर्य तो फिक्स है, हमारी पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व जा रही है तो हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम आ रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चल तो आपकी गाड़ी आगे रही होती है और आपको ऐसे लगता है कि पेड़ पीछे आ रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा, आपको लगता है कि पेड़ शू 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 करके पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा ही हमें लगता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम आ रहा है, लेकिन हालांकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही होती है। लेकिन पृथ्वी की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल किसकी बात चल रही है, फिलहाल बात चल रही है शुक्र की। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। यानी कि इसमें क्या लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा कि सूर्य कहाँ से निकला है, पश्चिम में। अगर आप शुक्र पर जाकर देखोगे तो सूर्य पश्चिम से निकलेगा और पूर्व से अस्त होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दो ग्रहों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, बुध और शुक्र। उसके बाद तीसरा ग्रह बताइए ज़रा कौन सा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा ग्रह जिसका नाम क्या है, पृथ्वी। अब सिंपल सी चीज़ है कि जो पृथ्वी है ये सौर परिवार का, पूरे सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। और 8 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हम रह सकते हैं, यानी कि जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन संभव है। तो पहली चीज तो समझ में आ गई हमें। दूसरी चीज है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। दूसरी चीज हमें समझ में आ गई। अब जब भी आपने पृथ्वी की डायग्राम देखा होगा या मूवीज में देखा होगा तो आपने देखा होगा पृथ्वी को अगर दूर से देखे ना तो ये नीली और हरी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जल बहुत ज़्यादा है, पानी है। और पानी किस कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। जब ऊपर से अंतरिक्ष में जाकर के इसकी फ़ोटो खींची जाती है तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन कलर, और क्योंकि ग्रीन कलर किसको दिखाता है, हरे भरे घास फूस को दिखाता है, और जो जल है वहाँ पर नीला नीला कलर हमें दिखाई देता है। तो सिंपल हम एक चीज़ कह देंगे, क्या कह देंगे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। यानी कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के इस हिस्से में जल है, इस हिस्से में जो है घास फूस है या मैदान है, ठीक है। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ से टकरा करके जाएगा ऊपर कैमरे में तो हमें ऐसे लगेगा कि कहीं कहीं पर नीला है, कहीं कहीं पर हरा है। तो ये नीली हरी दिखाई देती है। तो फटाफट नोट कर लेंगे आप कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि, पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि, पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि के से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है, नीली हरी। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो पृथ्वी के बारे में हम पढ़ चुके हैं एक चीज़। अब है कि ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये जो घूर्णन करती है ना, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो है 6th क्लास में बहुत ही अच्छे से पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, चंद्रमा की कलाओं के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। और अगर आप और भी इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मीत नॉलेज हब चैनल जो है खोल करके उस प्लेलिस्ट में जा करके और क्लास 6th की वीडियोस देख लीजिएगा SST की, ठीक है। तो उसमें आपको सारी क्लासेस की, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाती हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पर आप जो 6th क्लास की वीडियोस हैं उनको चला के देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन्ड मिलेगी, ठीक है, बहुत ही डेप्थ में। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पृथ्वी के बाद नेक्स्ट हमारा ग्रह कौन सा हो गया, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में, इसका जो कलर होता है वो रक्ताभ होता है, यानी हल्के लाल कलर का होता है। चौथा ग्रह हमारा कौन सा हो गया, मंगल ग्रह। तो आप क्या लिखेंगे, मिशन मंगल, आपने मूवी देखी होगी। तो मंगल ग्रह के बारे में आप क्या लिखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग
लाल रक्ताभ होता है, लाल रक्ताभ होता है यानी रक्त के जैसा लाल यानी हल्का लाल कलर होता है। यह इसका रंग हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है। इसके बारे में एक चीज़ हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि इसके दो छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह? एक उपग्रह था। इसके कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं, ठीक है ना। दो उपग्रह हैं और वो भी प्राकृतिक है, पृथ्वी से छोड़े नहीं गए हैं, प्राकृतिक उपग्रह है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, पृथ्वी से छोड़े गए नहीं, प्राकृतिक दो उपग्रह हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मंगल के बारे में बस इतना ही। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक छोटे छोटे धूल कणों, गैसों और बहुत सारे कण जो हैं इस तरह से एक प्लेट का निर्माण करते हैं। यानी कि एक प्लेट यहाँ पर पाई जाती है जिसमें छोटे छोटे उल्का पिंड, छोटे छोटे जो है पिंड पाए जाएंगे, छोटे छोटे धूल कण पाए जाएंगे, गैसें पाई जाएंगी। तो ये एक जमकर यानी कि एक जगह पर जमे हुए रहते हैं। जैसे हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर एक प्लेट बनी हुई है, प्लेट बनी हुई है उल्का पिंडों की। तो इस प्लेट के अंदर जितने भी ग्रह आते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। क्या बोला जाता है? यहीं पर बना लेते हैं, चलिए। इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। और ये जो प्लेट है इसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। इस प्लेट को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। यानी ये एक ग्रह की तरह ही तो हो गई ना, सूर्य का चक्कर लगा रही है पूरी पट्टी, तो इस पूरी पट्टी को हमने क्षुद्र ग्रह बोल दिया, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो अनेकों उल्का पिंडों, धूल कणों, गैसों का एक समूह है, एक पट्टी है, ठीक है। उसके बाद पट्टी से बाहर के जितने भी रहे, यानी कि पट्टी से बाहर यानी सूर्य से पट्टी से बाहर जो भी रहे उन्हें क्या बोल दिया गया? उन्हें बोल दिया गया बाह्य ग्रह, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह से अंदर जो है उन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह से बाहर जितने भी आए उनको बाह्य ग्रह बोल दिया गया। तो 8 थे, 4 अंदर आ गए, 4 बाहर आ गए। ये हमने नहीं किया, क्षुद्र ग्रह अपने आप जो है इस तरह से सेटल हुआ है, ठीक है। ये हमने नहीं किया, ये पहले से ही है, प्राकृतिक रूप से है। अब नेक्स्ट किसकी बात चलती है? अब बाह्य ग्रह के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अब तक देखा कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध था। लेकिन सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सही, वो कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। बृहस्पति ग्रह 5वां ग्रह हो गया हमारा। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का। और इतना बड़ा है कि ये 1300 पृथ्वियों को मिला दे तो हमारा बृहस्पति बनता है। तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात लिखेंगे, इतना बड़ा है, यह इतना बड़ा है कि इसमें इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ रखी जा सकती हैं। देखिए हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, और ऐसी 1300 पृथ्वियों को एक साथ मिला दें तो क्या बनता है? बृहस्पति बनता है। यानी बृहस्पति के अंदर 1300 पृथ्वियाँ रखी जा सकती हैं। इतना बड़ा है, इसलिए तो सबसे बड़ा ग्रह। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखा जाए कि इसका द्रव्यमान देख लिया जाए तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी का कितना गुना है? तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 318 गुना है। कि पृथ्वी जितनी भारी है, पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है
उससे 318 गुना इसका द्रव्यमान हो जाएगा। किसका? बृहस्पति का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द्रव्यमान क्या होता है ये चीज़ आपने सिंपल सी समझनी है कि उसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कितना मटेरियल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर आप बाहर से भी इसको ले सकते हो कि कोई भी वस्तु है वो कितनी भारी है। अब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको द्रव्यमान बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 318 गुना किसका है? बृहस्पति का है। अब इसके इतना बड़ा है तो इसके बहुत से उपग्रह हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे उपग्रह हैं। इसी के साथ साथ इसमें क्या है कि इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक वलय पाई जाती है, धुंधली वलय पाई जाती है, यानी कुछ कण पाए जाएंगे, कुछ गैसें पाई जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ इस तरह से एक वलय पाई जाती है, धुंधली सी वलय पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे धूल कण गैसें पाई जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इसके चारों ओर धुंधले वलय होते हैं, यानी कि अनेकों धुंधले वलय हैं इसके चारों तरफ, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रह हो गया, इस तरह से इसके हल्की हल्की क्या है? सिंपल सी बात, वलय है। वलय का मतलब आप समझ गए, ठीक है ना। जैसी चूड़ी की आकृति होती है, वो चूड़ी की आकृति एक वलय होती है। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब बृहस्पति के बारे में बस इतना ही 4-5 फैक्ट हमने पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं अपने छठे ग्रह की तरफ, जिसका नाम क्या है? शनि। नेक्स्ट हमारा छठा ग्रह हो जाएगा शनि। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, बहुत ही नई चीज़ें हमें समझने को मिल रही हैं यहाँ पर। अब शनि जो ग्रह होता है इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला प्रतीत होता है। और एक खास बात इसकी एक और भी है कि हमने जब बृहस्पति के बारे में पढ़ा तो बृहस्पति के हमने पढ़ा कि चारों तरफ एक धुंधली वलय होती है, ठीक है, जो वलय बस जमी रहती है इसके आसपास। लेकिन शनि ग्रह की एक बहुत अच्छी बात ये है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके चारों तरफ एक वलय तो होती है लेकिन रमणीय वलय होती है, यानी कि वो वलय भी घूमती है। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये जो वलय है इस तरह से घूमेगी। ये आपको समझ में आ गई कि ये जो है वलय इस तरह से घूमेगी। ये चीज़ हमें समझ में आ गई किसकी? शनि ग्रह की। तो इसका मतलब शनि ग्रह में आप क्या लिखेंगे कि इस ग्रह के चारों ओर रमणीय वलय होती है। इस ग्रह के चारों ओर रमणीय वलय होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि ये जो वलय होती है ना, ये जो वलय जो घूम सकती है, इसको हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धुंधली होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन हाँ, जो सूक्ष्मदर्शी है, या सूक्ष्मदर्शी नहीं कहेंगे हम, जो दूरदर्शक होते हैं, ठीक है, जो दूरी में भी देख सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, साइंटिस्ट जो हमारे होते हैं उनके पास कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो दूरदर्शक होता है, दूरदर्शक एक ऐसा ऑपरेटर्स होता है जिसमें लेंस लगे हुए होते हैं और उसमें दूर की चीज़ों को बहुत बड़ा देखा जा सकता है। तो उसमें इन चीज़ों को देखा जा सकता है, सीधी आंखों से ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब 7th और 8th जो हमारे ग्रह हैं, कौन से? यूरेनस और नेपट्यून। उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा दूर हो गए सूर्य से ये ग्रह, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनके बारे में कोई तथ्य। 7वां कौन सा है? यूरेनस। और 8वां कौन सा है? 8वां है नेपट्यून। और इन दोनों के बारे में खास बात क्या हो गई? इन दोनों के बारे में खास बात हो गई कि दोनों बाह्यतम ग्रह हैं, दोनों के दोनों बाह्यतम ग्रह हैं और सूर्य से काफ़ी दूर हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। केवल बड़े दूरदर्शक से देख सकते हैं, केवल
बड़े दूरदर्शक द्वारा देखे जा सकते हैं। ये पृथ्वी से काफ़ी दूर हो गए ना, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, इसलिए इनका परीक्षण जो है यानी कि इनको देखा जा सकता है, तो वो बड़े दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है कि यूरेनस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूरेनस का मोशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। किस वजह से कि यूरेनस जो है, इसकी बात हो रही है 7वें ग्रह की, इसकी बात, यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई हमें, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है और जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसकी अक्ष इस तरह से है। पृथ्वी इस तरह की अक्ष पर घूर्णन करती है, उसकी अक्ष थोड़ी सी, मतलब ऐसे नहीं है कि पृथ्वी खड़ी खड़ी घूमती रहेगी, पृथ्वी की अक्ष थोड़ी सी टेढ़ी है, जिस वजह से पृथ्वी थोड़ी सी यूँ टेढ़ी होकर के घूमती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आपने इसको अच्छे से समझ रखा होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब यूरेनस की बात कर ली जाए तो यूरेनस की जो, मान लीजिए कि ये जो अक्ष थी इसके सापेक्ष यूरेनस ने यूँ घूर्णन करना था, तो पृथ्वी की अक्ष तो थोड़ी सी घूमी हुई है, इस वजह से पृथ्वी यहाँ पर घूर्णन कर लेती है, लेकिन यूरेनस की जो अक्ष है वो बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, जिसकी वजह से जब ये घूर्णन करेगा तो ऐसे लगेगा कि ये अपने पथ पर लुढ़क रहा है, यानी कि एक टायर के समान ये इस तरह से जो है लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपने, कि मान लीजिए कि ये जो है ये बिल्कुल सीधा ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी का तो थोड़ा सा टेढ़ा था, पृथ्वी तो थोड़ी सी टेढ़ी थी, इस तरह से उसकी अक्ष थी, लेकिन इसकी अक्ष बिल्कुल ऐसे हो गई। इसकी अक्ष बिल्कुल ऐसे है, तो जब ये पूर्व से पश्चिम घूमेगा तो ऐसे लगेगा कि ये लुढ़क रहा है, बिल्कुल ऐसा ही तो लग रहा है ना, क्योंकि इसकी अक्ष बिल्कुल टेढ़ी हो गई, ठीक है। इसकी अक्ष ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी अक्ष बहुत ज़्यादा झुक गई, जिसकी वजह से जब ये पूर्व से पश्चिम रोटेट करेगा तो अपने जब कक्ष में घूमेगा तो ऐसे लगेगा जैसे ये लुढ़क रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये इस तरह से लगता है जैसे लुढ़क करके चल रहा है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है यूरेनस, पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है अत्यधिक झुके हुए अक्ष के कारण, अत्यधिक झुके हुए अक्ष के कारण यह पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। अत्यधिक झुके हुए अक्ष के कारण, अत्यधिक झुके हुए अक्ष के कारण यह पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसे लगता है कि वो अपने कक्ष पर, ये इसका कक्ष है और इस तरह से ये जो है लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ समझ में आ गई। और किससे देखेंगे हम? दूरदर्शक से देखेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये लीजिए 8 के 8 ग्रह जो थे, 8 ग्रहों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य की बात हो गई, ग्रहों की बात हो गई, लेकिन अब तक हमने क्षुद्र ग्रह को डिफाइन नहीं किया। तो सौर परिवार में ग्रहों और सूर्य के अलावा कौन कौन से सदस्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, अदर मेंबर्स ऑफ सौर परिवार, या फिर ये डाल लीजिए कि सौर परिवार के अन्य सदस्य, अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अदर अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो सदस्य किसके बारे में पढ़ते हैं? क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तो सिंपल सी बात है कि क्षुद्र ग्रह, सिंपल सी बात, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे उल्कापिंडों, छोटे छोटे कणों और गैस की एक बनी हुई पट्टी है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है कि मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य काफी बड़ा अंतराल है, काफी बड़ा अंतराल है। अब देखिए यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के जो ग्रह की कक्षा है उनके बीच में काफ़ी सारा गैप है, जिसमें बहुत सारे
ऐसे उल्कापिंड धूल कण छोटे छोटे पिंडों ने इनको घेर रखा है, जिसे बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है तथा, और घेर रखा है यानी कि एक पथ बनाया हुआ है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि यहाँ पर अनेकों छोटे छोटे कण पाए जाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे। अब सारे कण क्योंकि एक एक साथ चल रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये पूरी वलय इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिसको क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। यानी इन सभी को मिला करके क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह की एक ग्रह के समान है जो चक्कर लगा रही है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए अन्य सदस्य, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम जो भी सौर परिवार के अन्य सदस्य हैं उनका दूसरा सदस्य अगर देखें तो वो दूसरे सदस्य हैं धूमकेतु। अब आपके माइंड में आएगा धूमकेतु क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि धूमकेतु पूंछ वाले तारे होते हैं। पूंछ वाले तारे जो होते हैं उन्हें धूमकेतु बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इनमें क्या होता है कि ये एक चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले पिंड होते हैं। इनकी एक लंबी पूंछ होती है। किस वजह से लंबी पूंछ होती है वो आपको पता है कि सिंपल सी बात है कि जब आप अगरबत्ती लेकर के फटाफट अगरबत्ती को घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका धुआं तो पीछे ही छूटता चला जाएगा पूंछ के समान, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही पुच्छल तारा या फिर ये कह सकते हैं कि धूमकेतु होते हैं पूंछ वाले तारे। इसमें क्या होता है कि पिंड तो आगे चलता जाता है, लेकिन उसकी पूंछ जो है यानी कि उसके ऊपर जो गैसें उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाती, इसलिए गैसें पीछे एक पूंछ के भांति चलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि धूमकेतु कैसे होते हैं। धूमकेतु एक चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले पिंड होते हैं। यह अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। अब देखो पर्वतीय क्या होता है, पर्वतीय होता है ऐसा या ऐसा, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। पर्वतीय ऐसा होता है तो इनका जो पथ होता है वो ऐसा होता है, बंद नहीं होता है, खुला होता है पर्वतीय, ठीक है ना। तो ऐसे पथ में धूमकेतु जो है चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य मान लीजिए, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और जो धूमकेतु होंगे वो इस पथ में चक्कर लगाते हैं, सूर्य के इस पथ में चक्कर लगाते हैं। तो लेकिन सूर्य के जब इस पथ में चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते समय उनका सिर वाला सिरा जो होता है वो तो सूर्य के पास होता है, लेकिन जो पूंछ होती है वो हमेशा ही सूर्य से दूर वाली साइड होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो इसकी पूंछ होगी वो हमेशा सूर्य से दूसरी विपरीत साइड में रहेगी। ये जो है इस तरह से इस पर्वतीय का जो पथ है उस पर ये चक्कर लगा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि जो धूमकेतु होते हैं ये एक चमकीले सिर वाले तथा लंबी पूंछ वाले पिंड होते हैं। ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका परिक्रमण काल काफ़ी अधिक होता है। परिक्रमण काल काफ़ी अधिक होता है, जाएंगे और वापस आएंगे तो ये परिक्रमण काल बहुत लंबा होता है। जैसे जैसे ये सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पर्वतीय इस तरह से होगा, तो यहाँ से तो ये दूर सूर्य से बहुत दूर होगा। यहाँ पर तो जैसे जैसे ये सूर्य के पास होगा यहाँ पर ये सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे ही सूर्य के पास आएंगे उनकी पूंछ का आकार जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि इनकी जो पूंछ है वो लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब सूर्य से दूर होता है तो इनकी पूंछ छोटी छोटी होती है, जैसे ही ये सूर्य के पास आते हैं तो इनकी पूंछ बड़ी होती जाती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। जैसे जैसे ये सूर्य के समीप आता है इसकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है तथा पूंछ सदैव सूर्य से परे रहती है। सिर सूर्य की तरफ और पूंछ सूर्य से परे, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और धूमकेतु का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेलिका धूमकेतु। हेलिका धूमकेतु जो है वो प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, यानी एक बार दिखाई दे गया तो उसके बाद 76 वर्षों बाद ही दिखाई देगा। तो अगर पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार ये 1986 में दिखाई देगा। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो हमारा जो धूमकेतु है जो
1986 में दिखाई दिया था वो अब आगे कब दिखाई देगा। तो 1986 के बाद 76 वर्ष के बाद बताइएगा कि 76 वर्ष बाद कब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा। होमवर्क ये है कि जो हमारा धूमकेतु है हेलिका वो नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा, यानी आज के बाद नेक्स्ट टाइम वो कब दिखाई देगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन देखते हैं आपकी कब। तो 1986 से 76 जोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं उल्का पिंड या उल्काएं क्या होती हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि टीवी चैनल्स पर या कि एक उल्का पिंड आ रहा है जो शायद पृथ्वी से टकरा जाए, ऐसा न्यूज़ आती है, लेकिन हमने कभी भी देखा नहीं कि ऐसा उल्का पिंड टकरा जाए। ऐसे सुना होता है कि पृथ्वी के पास से निकल गया, या फिर अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जल करके राख हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, उल्काएं कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ उल्का पिंड हमने ऐसी घटनाएं सुनी है कि वहां पर जो है उल्का पिंड गिरा था, और उल्का पिंड जहां पर गिरा वहां पर गहरा गड्ढा बन गया। ठीक है ना, तो ऐसा हमने वहां पर सुना होता है। तो ये उल्का पिंडों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा इसको देखिएगा कि सिंपल सी बात है कि यह एक चमकीले धारी जैसे दिखाई देती हैं। सबसे पहले उल्का पिंड को समझने से पहले उल्काएं देखते हैं। ये एक चमकीली धारी जैसी दिखाई देते हैं। ये छोटे पिंड होते हैं जो कई बार वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है जहाँ पर अनेक सारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पिंड कई बार अगर इसमें प्रवेश कर जाता है, यानी कि अगर पृथ्वी की तरफ बाई चांस आने लगता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा अति उच्च चालन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा स्पीड से जब अंदर की साइड आ रहे हैं तो ये जो वायुमंडलीय घर्षण है, यानी कि यहाँ की जो हवाएं होगी वो इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगी तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं। इतना ज़्यादा ताप हो जाता है कि वो जल उठते हैं, और जैसे ये जलेंगे वैसे ही ये वाष्प बन जाएंगे, भाप बन जाएंगे, और भाप बन करके ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ तो उल्काएं पृथ्वी पर आते आते भाप बन के ख़त्म हो जाती हैं, और भाप यानी कि जब ये जल उठते हैं तो चमक के समान इनसे एक चमक निकलेगी, और जब ये चलते हैं और चमक के रूप में चलते हैं तो हमें एक चमकीली धारी के समान ये दिखाई देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन कुछ उल्काएं इतनी भारी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि वो पूरी नहीं जल पाती और धरती पर पहुँच जाती हैं, और ये जहाँ पर गिरती है वहाँ पर एक गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और ऐसे पिंडों को क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे कि यह एक चमकीली धारी जैसी दिखती है। ये छोटे पिंड होते हैं जो कई बार वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा अति उच्च चाल व वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं तथा चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित होकर खत्म हो जाते हैं, यानी जब ये खत्म होंगे तो चमकते हुए दिखाई देंगे। कुछ उल्काएं इतनी बड़ी होती हैं जो वाष्पित होकर के पूर्णतः खत्म होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु को आपने समझ लिया, उल्का पिंडों के बारे में आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में, क्योंकि आपने सुना होगा कि चंद्रमा की कई सारी कलाएं होती हैं कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और फिर पृथ्वी पर आता है वो प्रकाश। तो हमें कभी तो चंद्रमा पूरा दिखता है, कभी कभी चंद्रमा आधा दिखता है, और कई सारी उसकी स्थितियां दिखाई देती हैं। तो इन सभी स्थितियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। पूर्णिमा कैसे होती है, अमावस्या कैसे होती है, और कितने कितने दिनों का इनके बीच में गैप रहता है, तो ये सारा कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चंद्रमा के बारे में। तो आपको पता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, और चंद्रमा किसने नहीं देखा, रात में चंद्रमा हम देखते ही। तो चंद्रमा का हमने देखा कि चंद्रमा जो है हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो क्या चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है? नहीं। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वो कैसे, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जिस हिस्से के सामने सूरज रहेगा वहाँ तो रहेगा दिन, और जिस हिस्से पे सूरज नहीं रहेगा वहाँ पर होगा रात। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें चंद्रमा से टकरा करके इस रात वाले हिस्से में टकराएंगी तो इसका मतलब यहाँ से हमें रात वाले हिस्से में चंद्रमा दिखाई देगा। ये चीज़ आपको समझ में
आ गई। और आपने देखा है कि कभी तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, कभी चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, और बीच में जो जितनी भी स्थितियाँ होती है चंद्रमा कभी छोटा होता जाता है, कभी बड़ा होता जाता है। तो ये सारी की सारी जो चंद्रमा की स्थितियाँ होती है इन्हें क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की कलाओं को समझते हैं कि चंद्रमा की कौन कौन सी कलाएं होती हैं, किस वजह से होती है, वो हम 6th क्लास में पढ़ कर के आए। कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा की कलाओं में क्या होता है कि सबसे पहले पूर्णिमा उस दिन को होती है जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, यानी चंद्रमा पूरा हमें दिखाई देता है, उस दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। यानी पूर्णिमा को हमें पूरा चांद दिखाई देगा, ये आपको समझ आ गई। अब पूर्णिमा के बाद 14 दिन तक जो चांद है वो छोटा होता जाता है। पूर्णिमा को पूरा दिखा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 दिन तक जो है छोटा होता जाता है चांद, और 15वें दिन बिल्कुल गायब हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से 15वें दिन जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में चांद दिखाई नहीं दिया, उसके बाद 14 दिन तक चांद दिखाई देगा, थोड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और फिर 15वें दिन चांद पूरा दिखाई देगा, और यही चलता रहता है। यानी अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अमावस्या के 14 दिन तक वो बड़ा होता जाता है, पूर्णिमा में पूरा दिखता है, और पूर्णिमा के बाद 14 दिन वो छोटा होता जाता है, और 15वें दिन अमावस्या को वापिस से वो जो है गायब हो जाता है। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 14 दिन तक चंद्रमा छोटा हो रहा है ना, छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? छोटा हो रहा है तो अंधेरा बढ़ रहा है ना, यानी कि कालापन उसमें ज़्यादा आ रहा है। कालापन ज़्यादा आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे हमारे सिलेबस में तो नहीं बताया है, ये सिर्फ हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो जब छोटा होता जाता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा कि श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से जा कर के कहते हैं कि मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी। तो सिंपल सी बात है कि कृष्ण जी थोड़े सांवले रंग के थे, काले रंग के थे, तो जो कृष्ण पक्ष है वहाँ पर कालापन बढ़ता जाता है, यानी सूर्य जो चंद्रमा है वो छोटा होता जाता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। उसके बाद अमावस्या आएगी, उसके बाद 14 दिन शुक्ल पक्ष आएगा, और फिर 15वें दिन वापस से पूर्णिमा आ जाएगी। तो इस तरह से पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को, चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को ही क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। यानी चंद्रमा कई सारी कलाएं करता है, कभी पूरा दिखता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और कई बार बिल्कुल पतला से इस तरह से दिखाई देता है, और उसके बाद जो है गायब हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थी हमारी चंद्रमा की कलाएं। होपफुली ये जो है आपको अच्छे समझ आया होगा। उसके बाद चंद्रमा के बारे में एक और जो जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21 जुलाई 1969 में एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था। वो कौन थे? तो वो सबको पता है कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे इन्होंने क्या किया कि 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे इन्होंने क्या किया कि चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। और उसके बाद तो आपको पता है कि काफ़ी सारे लोगों ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूसरे व्यक्ति कौन से थे? वो थे एडविन एल्ड्रिन। कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। ये आपको पता है कि तत्पश्चात सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, और फिर किसने रखा था? एडविन एल्ड्रिन ने रखा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जीके के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर 2 पढ़ लिए। तो अब थोड़ा सा चंद्रमा के पृष्ठ के बारे में भी जान लेते हैं कि चंद्रमा का जो सतह है वो कैसा है। तो आपके सामने अभी चंद्रमा की एक जो है आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो है, इसमें आप देख सकते हो कि चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है। चंद्रमा का पृष्ठ जो है वो धूल भरा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि इसमें क्या है कि गहरे गर्त हैं, यानी गहरे गहरे गड्ढे हैं, और खड़ी ढाल वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं।
ठीक है। खड़ी ढाल वाले या तो कहीं पर्वत हैं या कहीं ग्रत हैं। ग्रत का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे जो होते हैं उनको ग्रत बोलते हैं। तो या तो ग्रत है या फिर वहाँ पर पर्वत है और धूल भरी उसकी सतह, वहाँ पर ना तो जल है ना ही वायुमंडल है, यानी कि ना तो आप वहाँ पे सांस ले सकते हो ना वहाँ पर पीने को पानी है। तो इसकी सतह के बारे में आपको पता चल गया। चंद्रमा के बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त करनी थी सारी हमने प्राप्त कर ली है। सो होपफुली आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, कई सारी नई चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को MKH के बारे में पता चले। और आपको कोई भी क्लास कोई भी सब्जेक्ट की अगर वीडियोस चाहिए तो आप सीधा आपको जाना है यूट्यूब पर, मीत नॉलेज हब चैनल को ओपन करना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।